कल्पना कीजिए, एक घर के कमरे में एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद वेडिंग ड्रेस टंगी है। शादी के कार्ड्स टेबल पर रखे हैं, जिन पर तारीख लिखी है 18 अगस्त 2001। लेकिन वो ड्रेस कभी पहनी नहीं जाएगी, वो कार्ड्स कभी बांटे नहीं जाएंगे, क्योंकि दुल्हन अपनी शादी से ठीक 3 हफ्ते पहले हवा में कहीं गायब होने वाली है। वेलकम बैक ट्रू क्राइम फैंस। आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको उस दिन में वापस ले जा रहा हूं जहां से ये सब शुरू हुआ। हम हैं अमेरिका के इंडियाना स्टेट के एक शहर रिचमंड में। साल 2001। मिलिए निकी मैककाउन से। निकी कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक 9 साल की बच्ची की सिंगल मदर थी जिसने अपनी मेहनत से डेटन की एक करेक्शनल फैसिलिटी यानी एक जेल में हेड ऑफ अकाउंटिंग की कुर्सी हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात, निकी प्यार में थी। बॉबी वेबस्टर। बॉबी और निकी हाई स्कूल में एक साथ थे। 1991 में दोनों अलग हो गए, लेकिन किस्मत देखिए 1998 में वो फिर टकराए और इस बार उन्होंने तय किया कि वो कभी अलग नहीं होंगे। अब अपने दिमाग में एक कैलेंडर इमेजिन कीजिए। तारीख है 22 जुलाई 2001, दिन रविवार। सुबह का वक्त है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। बॉबी अपने कजिन के साथ मॉल निकल गया है अपनी शादी का सूट फिट करवाने, और निकी बॉबी की गाड़ी लेती है, अपनी बेटी को अपने माता पिता के घर छोड़ती है और पास के एक लॉन्ड्रोमैट में कपड़े धोने चली जाती है। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। निकी के माता पिता के घर का दरवाज़ा अचानक खुलता है। सामने निकी खड़ी है, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही है। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ निकी, कपड़े धुल गए? निकी कहती है, नहीं माँ, मुझे उस लॉन्ड्रोमैट में बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ कुछ लड़के हैं जो मुझे घूर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक माँ का दिल हमेशा खतरे को भांप लेता है। उसकी माँ तुरंत कहती है, बेटा तू वापस मत जा, कपड़े यहीं ले आ, हमारे घर की मशीन में धो ले। लेकिन निक्की, एक पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट औरत, कहती है, नहीं माँ, कपड़े लगभग सूख चुके हैं, मैं बस ड्रायर से निकालूंगी और 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। निक्की मुड़ती है, दरवाजे से बाहर जाती है, गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आती है और वो 10 मिनट कभी ख़त्म नहीं होते। वो उस दरवाजे से बाहर गई और दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गई। शाम हो चुकी है। निक्की की 9 साल की बच्ची अभी भी अपनी नानी के घर पर है, दरवाजे की तरफ देख रही है। बॉबी को अब चिंता होने लगती है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू करता है। लॉन्ड्रोमैट जाता है, सड़कों पर घूमता है, यहाँ तक कि 50 मिनट ड्राइव करके डेटन में निक्की के ऑफिस तक जाता है, ये सोच कर के शायद कोई एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन कुछ नहीं। अगली सुबह सोमवार, पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। पुलिस सबसे पहले उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। लॉन्ड्रोमैट के पास एक दुकान है, विलेज पैंट्री। फुटेज में निक्की दिखती है। वो अंदर आती है, एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रही है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। अगर कोई उसे परेशान कर रहा था तो वो इतनी शांत क्यों थी? ट्रू क्राइम में एक बहुत मशहूर कहावत है, द हस्बैंड इज ऑलवेज द फर्स्ट सस्पेक्ट। पुलिस ने अपना रुख मंगेतर बॉबी वेबस्टर की तरफ किया, और सच बताऊं, बॉबी ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। निक्की को गायब हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ था। सोमवार की दोपहर बॉबी ने उस कॉलेज में फ़ोन किया जहां निक्की पढ़ रही थी। क्यों? ताकि वो निक्की की बची हुई कॉलेज फीस रिफंड ले सके। बुधवार, निक्की को गायब हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। बॉबी उसी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचता है जहां निक्की ने उसके लिए शादी की अंगूठी खरीदी थी। वो उस अंगूठी को काउंटर पर रखता है और कहता है, मुझे इसके बदले कैश चाहिए। और हफ्ते के अंत तक बॉबी ने शादी का वेन्यू, केटरिंग, सब कुछ कैंसिल करके सारा डिपॉजिट वापस मांग लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारी होने वाली पत्नी गायब है और तुम पैसे बटोर रहे हो, बॉबी ने सफाई दी कि वो बस फाइनेंस संभाल रहा था और अंगूठी बेचकर उसे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना था ताकि वो निक्की को ढूंढने में मदद कर सके। पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया। सवाल था, क्या तुम जानते हो निक्की कहाँ है? जवाब, नहीं। मशीन ने रिजल्ट दिया, झूठ। लेकिन बिना किसी डेड बॉडी या ठोस सबूत के पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। महीने बीत गए। परिवार ने $1 लाख का इनाम रखा। जमीनें खोदी गईं,
लेकिन निक्की नहीं मिली। फिर आता है 3 नवंबर 2001। 3.5 महीने बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। निक्की की कार मिल गई, रिचमंड से 40 मील दूर डेटन ओहायो के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। पुलिस कार के पास पहुंचती है, शीशे से अंदर झांकती है। पिछली सीट पर निक्की के कपड़ों की टोकरी रखी है, कपड़े बिल्कुल साफ और तह किए हुए। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने कार की जांच की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कार को किसी ने केमिकल से अंदर और बाहर से पूरी तरह धो दिया था। कोई बाल नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, खून का एक कतरा भी नहीं। और जिस जगह वो कार मिली उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर एक ऐसा आदमी रहता था जो निक्की का सबसे बड़ा बुरा सपना था। अब कहानी में एंट्री होती है थॉमस स्विंट की। टॉमी कोई अजनबी नहीं था, वो उसी जेल में काम करता था जहां निक्की अकाउंटेंट थी। और सबसे डरावनी बात, वो निक्की के लिए पागल था। निक्की की बहन ने पुलिस को बताया था कि एक बार जब वो निक्की के घर गई थी तो अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा टॉमी निक्की के ऊपर खड़ा था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कार उसी के घर के पास मिली थी। पुलिस टॉमी के पास गई, लेकिन टॉमी ने एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। और फिर से केस बंद फाइलों में दब गया। फास्ट फॉरवर्ड, अगस्त 2007। 6 साल बीत चुके हैं। अचानक पुलिस डिपार्टमेंट में एक खबर आग की तरह फैलती है। जिस टॉमी स्विंट पर किडनैपिंग और मर्डर का शक था, वो अब ओहियो के एक शहर में पुलिस ऑफिसर बन गया है। रिचमंड पुलिस तुरंत वहां कॉल करती है। टॉमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गुस्से में आकर टॉमी पुलिस डिपार्टमेंट पर केस ठोक देता है। लेकिन टॉमी को नहीं पता था कि उसका ये गुरूर उसकी कब्र खोदने वाला है। केस की वजह से टॉमी की तस्वीर हर न्यूज़ चैनल पर छा जाती है। और तभी डेटन पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन बजता है। लाइन की दूसरी तरफ एक अनजान आवाज़ कहती है, टीवी पर जो आदमी है ना टॉमी, उसे निक्की के लिए मत ढूंढो, उसे टीना मैरी आइवरी के मर्डर के लिए चेक करो। टीना मैरी आइवरी, साल 1991। एक प्रोस्टिट्यूट जिसकी हत्या करके उसकी लाश को एक प्लास्टिक की चादर या टार्प में लपेटकर फेंक दिया गया था। पुलिस तुरंत 1991 के उस केस का एविडेंस बॉक्स खोलती है। उस चादर पर कातिल का डीएनए और हथेलियों के निशान मौजूद थे। उन्हें टॉमी के डीएनए से मैच किया जाता है। रिजल्ट आता है 100% मैच। वो पुलिस वाला असल में एक सीरियल किलर था। 3 फरवरी 2010। पुलिस को पता चलता है कि टॉमी अब अलाबामा में रह रहा है। वहां की लोकल पुलिस की एक पूरी टैक्टिकल स्वॉट टीम टॉमी के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। हथियारों से लैस पुलिस ऑफिसर्स दबे पांव उसके पोर्च की तरफ बढ़ते हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां हैं। आज 19 साल पुराने एक मर्डर और शायद निक्की के गायब होने का राज खुलने वाला है। ऑफिसर दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे कि धड़ाम, अंदर से एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है। सामने फर्श पर टॉमी खून से लथपथ पड़ा है। उसके हाथ में एक गन है। गिरफ्तार होने से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार ली थी। उस एक गोली की आवाज़ ने निक्की के परिवार की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। आज दशकों बीत जाने के बाद भी निक्की मैकाउन का कोई सुराग नहीं है। क्या टॉमी स्विंट ही वो दरिंदा था जिसने निक्की को मारकर इतनी सफाई से छुपा दिया, या फिर बॉबी, वो मंगेतर जिसने निक्की के गायब होने के कुछ घंटों बाद ही अंगूठी बेचती थी, उसका कोई हाथ था? जवाब शायद हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। आपकी थ्योरी क्या है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।